नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन यानी कि थोड़ा सा टर्बुलेंट भरा दिन रहा। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़ी स्थिति सुधरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रिवेल करता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो भारतीय बाजारों के लिए आज ऐसी सिचुएशन आई क्यों? दरअसल कल फेड की एक बैठक थी और उस फेड की बैठक में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कटौती होगी और वो हुई भी। अगर आप देखेंगे तो 25 बेसिस पॉइंट की ही कटौती हुई, लेकिन बाजार ने गोता क्यों लगाया? दरअसल डाउ जोन्स, नैस्डैक, सब के सब इंडिसेस में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। वो गिरावट की वजह थी फेड के चेयरमैन का एक बयान, जो उन्होंने कहा कि एग्रेसिव रेट कट की उम्मीद जो बाजार लगाकर चल रहा था 2025 के लिए, वो उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। यानी कि जो ब्याज दरों में कटौती 4 बार होने की अनुमान लगाया जा रहा था अगले साल में, वो अब 4 बार की बजाय 2 बार के तौर पे ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हायर साइड पर है और वो एक कंसर्न के तौर पे बाजार देखकर चल रहा है, जिसकी वजह से ब्याज दरों में कटौती तो हुई, 4.5 बेसिस पॉइंट तक पहुंच तो गए हम 4.75 से, जो अनुमान भी था, लेकिन आगे जो ये 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती की उम्मीदें हैं वो अब कम है, उतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी पहले अनुमान लगाया जा रहा था। शायद बाजार को यही बात पसंद नहीं आई। 28 से 29 जनवरी के बीच में फेड की अगली बैठक है और अगले साल में फेड शायद 2 ही बार कटौती करेगा ब्याज दरों में, जो पहले अनुमान बाजार लगा था कि 4 बार करेगा। उन्होंने एक और बात बोली कि महंगाई दर अभी भी जो रेट्स हैं वो हायर साइड पे ही हैं। सो बाजार ये भी अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद ब्याज दरों में कटौती जो हो भी और ना भी हो, क्योंकि ब्याज दर जो है वो हायर साइड पर है। तो ये चीज़ें बाजार को पसंद नहीं है और उसके दम पर मार्केट्स में बिकवाली आई, फिर वो इम्पैक्ट SGX निफ्टी में देखने को मिला और वो प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक बैंक ऑफ जापान की बोर्ड बैठक जो कि आज चल भी रही है और जहाँ से आउटकम भी आया, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और इस पूरे हफ्ते में बैंक ऑफ चाइना और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आज ब्याज दरों में कटौती को लेकर फैसला हो सकता है। तो ये चीज़ों को भी बाजार बहुत क्रूशली वॉच कर रहा है। सो पहली चीज़ तो ये इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में रहा, लेकिन क्योंकि अब गैप डाउन शुरुआत हुई, गैप डाउन शुरुआत के बाद एडवांस डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज था। अगर आप एडवांसेस देखेंगे तो एक समय पर तो सिर्फ 300 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे और करीब करीब 1900 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में थे। हालांकि ये नंबर अब सुधरा जरूर है, करीब 700 750 शेयर हैं जो कि अब तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1650 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और बड़ी कंसर्न है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 1% बढ़ के $108 पहुंच गया है। $108 के पार पहुंचना यानी कि रुपए के अंदर कमजोरी लगातार जारी रखना। वैसे तो ये आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा बेनिफिशियल ही रहता है, लेकिन इस समय आईटी सेक्टर के लिए नैस्डैक में जो 2.5% की गिरावट थी वो हावी होते हुए दिखाई पड़ रही है और उसके दम पर यहाँ पर बिकवाली का सेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स का होना ये एक हद तक इंडियन करेंसी के लिए या फिर रुपये के लिए थोड़ा हद तक प्रॉब्लम का, इसलिए रुपया भी अपने ऑल टाइम लोज की तरफ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विज़ावी डॉलर ये कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजारों की मौजूदा स्थिति के हिसाब से करीब करीब 900 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब करीब 1% नीचे आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के अंदर भी करीब करीब 1% की बिकवाली है और ये तब है जबकि इंडिसेस लगातार प्रेशर दिखा रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी ना केवल आज टूटे हैं बल्कि पिछले कई दिनों से लगातार प्रेशर था और वो आज और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप इंडेक्स जो कि अब 0.5% नीचे है, एक समय पर मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की बिकवाली थी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% के आसपास या फिर 0.5% के आसपास की बिकवाली में कामकाज कर रहा है। ये कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स की। आज निफ्टी की स्थिति है किस तरह की, पहले निफ्टी के गेनर आपकी स्क्रीन पर वापस आएंगे। आज भी डॉक्टर रेड्डी तेजी में है, ये लगातार तीसरा दिन है जबकि फार्मास्यूटिकल स्पेस में खरीदारी है और उसमें डॉक्टर रेड्डी लीड कर रहा है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी हैं, कुछ अपग्रेड भी हैं। नोमुरा का एक अपग्रेड आया है, उसका इंपैक्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा जिसके दम पे खरीदारी है। क्रूड नीचे आया तो उसका कुछ हद तक सपोर्ट मिला बीपीसीएल को, जिसके दम पे बीपीसीएल में भी खरीदारी देखने को मिली। फार्मास्यूटिकल स्पेस से सिप्ला, एक और ऐसा नाम जो कि लगातार तीसरा दिन आज खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस आज भी ड्राइविंग सीट पर है। ये निफ्टी के गिरने वाले शेयर है। एशियन पेंट साल के नए निचले स्तरों पर, इनफैक्ट 2 साल के निचले स्तरों के करीब अब एशियन पेंट कामकाज कर रहा है। कुछ बड़े मैनेजमेंट रीशफलिंग का इंपैक्ट आप कह लीजिए, जिसके दम पे यहाँ पे बिकवाली है। और दूसरा, एशियन पेंट्स में वैसे भी टर्बुलेंट टाइम चल ही रहा है, सो वहाँ एशियन पेंट्स में बिकवाली। बजाज फिनसर्व दूसरा नाम जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, क्योंकि आईटी में प्रेशर है, सो आईटी के प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो आपको इन्फोसिस में भी दिखाई पड़ेगा। और बजाज फाइनेंस, ये एक और एशियन पेंट्स की कैटेगरी का ही स्टॉक है जो कि पिछले 3 साल से चला भी नहीं और ना चलने के बावजूद आज फिर यहाँ पर
प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरफ तो ये शेयर वैसे ही नहीं चले और ऊपर से इनमें और ज़्यादा बिकवाली आ रही है। मिड कैप के गेनर्स में आज एचपीसीएल का नाम शुमार है। आपने फ्रंट लाइन में बीपीसीएल का नाम देखा जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, और मिड कैप में एचपीसीएल जहां पे खरीदारी है। लुपिन एक एचआईवी की दवा की अप्रूवल, और उस दवा के अप्रूवल के बाद खरीदारी, वैसे भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है फार्मास्यूटिकल स्पेस में, तो लुपिन कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीएससी है 2-3 दिन का प्रॉफिट टेकिंग और वापस अपनी रफ्तार में, और कोफोर्ज, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में कमिंस इंडिया जो कि नेगेटिव साइड पर है, भारत डायनेमिक्स आज के हाल फिलहाल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में शेयर आ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। यूपीएल, कल ये खबर थी कि जो इनका राइट्स है वो पूरा सब्सक्राइब हुआ, तो थोड़ा सपोर्टिव बाइंग जरूर थी, लेकिन आज वापस प्रेशर में आ गया। और भारतीय हेक्सा कल की 7 से 8% की जबरदस्त तेजी के बाद आज स्टॉक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ी सी बिकवाली भारतीय हेक्सा के अंदर आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज अगर कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स या स्मॉल कैप लूजर्स के ऊपर नजर डाली है, तो स्मॉल कैप में आज केन्स टेक, ये शेयर लगातार तेजी में है और अपने नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है। आज भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस से हर सेगमेंट में एक ना एक नाम है। बीपीसीएल लार्ज कैप में, एचपीसीएल मिड कैप में, चेन्नई पेट्रो स्मॉल कैप में जो कि कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आईएफसीआई जो कि स्मॉल कैप स्पेस में है। नैटको फार्मा, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छी वैल्यू पिक भी थी और अदरवाइज भी फार्मा में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो नेटको फार्मा फार्मास्यूटिकल स्पेस से लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डीज, मिड कैप में आपको दिखाई पड़ेगा लुपिन, और स्मॉल कैप में नेटको फार्मा जो कि अच्छी खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ आज के सत्र में दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी नेटको फार्मा के करीब 14 से 15 या 17 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, तो इसी देखने को मिल रही है। प्रेशर शुगर स्पेस में कंटिन्यू है। त्रिवेणी टर्बाइन आज दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, प्लस ये शुगर में त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में त्रिवेणी टर्बाइन जहां पर प्रेशर है, और पिरामल एंटरप्राइजेस जहां पर लगातार दूसरा दिन एफ&ओ के टॉप लूजर्स में भी शुमार है। गार्डन रीच शिप बिल्डर में दबाव है, और टीटीएमएल यहां पर भी कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेगी, और थोड़ा प्रेशर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दो नाम जहां पर मेजरली प्रेशर, या चारों नाम जहां पर प्रेशर है। और इसके अलावा एक बार एफ&ओ गेनर और एफ&ओ लूजर भी देख लेते हैं वहां पर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। एफ&ओ साइड पर भी आज जो कुछ हद तक सेलेक्टिव बाइंग है वो फार्मा में है, और कुछ हद तक जो सेलेक्टिव सेलिंग है वो आपको पिरामल एंटरप्राइज जैसे नामों में ही दिखाई पड़ेगी। चलिए, आज अब ये तो हो गई बाजार का मोटा मोटा आउटलुक, अब बातचीत कर लेते हैं अपने जानकार से भी। सुगंधा मैम हमारे साथ आज मौजूद हैं, और बिलीव मी सुगंधा मैम आज बहुत ही टाइट शेड्यूल में थी, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था उनका, और बहुत सारे कामों में फंसी हुई थी। रिक्वेस्ट करने पर हमने सुगंधा मैम को आज बुलवाया है। सुगंधा मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला है। और पहले बाजार को लेकर आपका एक आउटलुक चाहूँगा, क्योंकि आज जो सिचुएशन मार्केट की है, ये सिचुएशन में आपको लग रहा है कि नियर टर्म एटलीस्ट एक बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है, या नियर टर्म मार्केट जो प्रेशर है वो झेल चुका है? क्योंकि कल फ्राइडे है, हफ्ते के आखिरी सत्र पे हम जा रहे होंगे, बड़ी बड़ी बिकवालियां आ ही रही हैं मार्केट्स में, अभी क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अभी अगर देखें तो मुझे लग रहा है यस, नियर टर्म बॉटम की काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। इवन तो आउटलुक स्लाइटली शेकी जरूर है, थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहने की जरूरत है। पिछले 4 हफ्ते हमने कंसेक्यूटिव गेन्स आते हुए देखे, बट अभी पिछले 4 सेशंस में हमने स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। 24,880 का जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और वहीं से हमने काफी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। बट अगर हम टेक्निकल लेवल्स को देखते हैं तो 23,900, 23,870 लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हमने कुछ हद तक रिकवरी भी जरूर आते हुए देखी है। मेजर कारण ये सेल ऑफ का रहा है, हमने दोबारा से एफआईआई सेलिंग आते हुए देखी है। पिछले 3 सेशन से एफआईआई दोबारा से सेलिंग स्टार्ट की है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में हमने काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है। आज के सेशन में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 108 लेवल्स, व्हिच इज अ 2-year हाई। और मेजर कंसर्न्स रहे हैं मार्केट में, जो फेड का कॉशियस स्टांस निकल के आया है। ऑलरेडी मार्केट इसको प्राइस इन कर रहा था, बट फेड ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अगले साल जो उनका स्टांस रहेगा वो स्लाइटली हॉकिश रहेगा। जो पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स है वो काफी हद तक स्लो डाउन कर जाएगा, और जहां पहले मार्केट्स 4 इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही थी अगले साल, फेड ने अभी इंटरेस्ट रेट कट्स अभी एक्सपेक्टेड बताए हैं। सो ये मेजर कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमने काफी ज्यादा कॉशियस सेंटिमेंट्स बनते हुए देखे हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। यूएस मार्केट्स में अगर हम ओवरनाइट देखें तो काफी सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने को मिला, और उसका इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट्स पे भी आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट सारी एशियन मार्केट्स में भी हम काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्लाइड आते हुए देख रहे हैं। बट वही अगर हम बात करते हैं तो कुछ और हमारे डोमेस्टिक कंसर्न्स भी बने हुए हैं। हमारे अर्निंग्स के नंबर्स आए थे, वो भी स्लाइटली वीक थे। ट्रेड डेफिसिट भी देखें तो नवंबर के मंथ में इट हैज फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो, सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है।
और इसके साथ साथ रुपी भी अगर हम आज देखते हैं, इट हैज स्लिप बिलो 85 मार्क विच इज अ रिकॉर्ड लो। सो ये सारे डोमेस्टिक कंसर्न्स भी बने हुए हैं। और इसके साथ साथ मार्केट की आज काफी हद तक नजर रहेगी बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन की तरफ, जहां ज्यादा चांसेस नहीं है कि फर्दर इंटरेस्ट रेट कट होंगे बिकॉज इन्फ्लेशन हैज शोन अ स्लाइट अपटिक। सो काफी सारे क्यूज हैं। इसके साथ साथ यूएस का जीडीपी डेटा भी है और कल के सेशन यूएस का पीसीई डेटा है। सो काफी सारे मार्केट मूविंग फैक्टर्स हैं। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी कहा था कि ये वीक में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं और हमने काफी वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं। बट मुझे लगता है अभी अगर हम यहाँ से देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में जब तक ये लेवल होल्ड कर रहे हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 23,900 का जो जोन है, अगर ये होल्ड करता है तो वापस से हम दोबारा से रिकवरी का रैली दोबारा आते हुए देखेंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने हायर लेवल से काफी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। बट आई एम जस्ट नाउ वर्किंग विद अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 51,250 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जब तक ये होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 52,200 फर्स्ट, एंड अगर 52,200 का लेवल ब्रेक होता है तो 52,700 तक की भी मूव देखने को मिलेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी रैली, बट थोड़ा सा Okay. कॉशियस। तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा कंजर्वेटिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव ही है बाज़ार में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो आपके लिए ज़रूर मौके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप भी किसी दुविधा में हैं, बाज़ार की इस गिरावट में समझना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन में आपको करना क्या है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल के जरिए money9query@tv9.com, और साथ ही साथ यूट्यूब पे तो हम आपके साथ लाइव हैं ही, वहाँ पर आप तुरंत अपना सवाल पूछ सकते हैं, तुरंत हमसे बातचीत कर सकते हैं, वो खातिब हो सकते हैं। और सुगंधा में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब भी साथ ही साथ ले सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जो आपके सिलसिले की, और बातचीत कर लेते हैं जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है, सीमेंस शॉर्ट टर्म के लिए लिया था 7800 रुपये में, क्या करना चाहिए, ये जैद अली साहब पूछ रहे हैं। तो सुगंधा मैम, फंडामेंटल वाइज तो स्टॉक में कोई इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली बिल्कुल इशू नहीं है। आज हमने थोड़ा सा कैपिटल प्रेशर है, गुड्स, क्या करना चाहिए? सुमित जी मुझे लगता है इसमें अभी बने रहना चाहिए। किस लेवल पे बाइंग है? 7800 दोबारा रुपये से में मैम। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लेंगे, थोड़ा सा डीप रहेगा बट यही एक मेजर स्टॉप लॉस है। 6500 का स्टॉप लॉस ले और आप इसको होल्ड करें। कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो एबीबी में, कमिंस में हमने दोबारा से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखे हैं, और सीमेंस में भी एक अच्छा बाउंस बैक लोअर लेवल से देखने को मिला है। ये कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अगर 7900 का लेवल हायर साइड पे ब्रेक हो जाता है तो फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 9000 और लेवल। सो अभी आप अपनी पोजीशन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6500 का एंड होल्ड करें अपनी पोजीशन को। जी, तो फिलहाल बने रहने की राय है। थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इतनी कोई पैनिक जैसी चीज़ नहीं है, और कंपनी वैसे ही बहुत अच्छी है फंडामेंटल वाइज भी। सो बने रहिए, सुगंधा मैम की राय है। एक राम सिंह साहब जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, उनका सवाल है, उनके पास 3200 के दाम पर एम्फेसिस उन्होंने खरीद रखा है। सुगंधा मैम, एम्फेसिस को लेकर क्या राय है? वो अभी लॉस में है, करना क्या चाहिए? वैसे भी आईटी में थोड़ा प्रेशर है, एक्सेंचर के नंबर सब वेटेड है, क्या करें इसमें? एम्फेसिस में देखें तो एक अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। अभी भी मुझे लग रहा है ट्रेंड ओवरऑल जरूर पॉजिटिव है, बट हाई लेवल्स पर स्लाइट एक हर्डल जरूर नजर आ रहा है मुझे। 3300 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। इनकी 2900 पे बाएंगे सुमित जी, इफ आई एम इनकी नॉट रॉन्ग। 3800 रुपये के दाम पे खरीदारी मैम। ओके, 3800 के 3200 प्राइस मैम, पे अगर बाइंग, 3211 के दाम पे। सो आई वाज लाइक 3800 का लेवल तो अभी आया जी ही नहीं स्टॉक में। हाँ। अगर 3200 के लेवल पर बाइंग है तो सर्टेनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें एक जरूर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। 2850 के लेवल्स पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें और अपनी इस पोजीशन को भी होल्ड करें। 3300 से 3500 एक हर्डल जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक अच्छे फर्दर गेन्स दिखा सकता है आपको टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 3800 एज वेल। सो मेरी इसमें बने रहने की एडवाइस रहेगी। ओके, तो बने रहिए। आज थोड़ा एक्सेंचर के नंबर्स भी हैं, इसलिए बाजार पहले से स्केप्टिकल होकर थोड़ा बिकवाली दिखा रहा है, लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। एक स्वतंत्र मिश्रा साहब का सवाल है, इनके पास GHCL है, GHCL टेक्सटाइल है रादर, 110 रुपये के दाम पर। अगर आप ट्रैक कर पा रही सुगंधा मैम तो क्या करना चाहिए ना? इसमें इनफैक्ट सुमित जी इस मंथ में हमने काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट लास्ट शो में भी मैंने मेंटेन किया था टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छी बाउंस बैक हमने रीसेंट डेज में आते हुए देखी है। इनफैक्ट
मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक्स आर शोइंग अ गुड अपटिक। सो मुझे लगता है अभी ये नियर टर्म मोमेंटम मेंटेन रहेगा, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। और 105 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा, इसको वो मेंटेन करें एंड होल्ड करें अपनी पोजीशन को। 125 के हाई साइड में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इनिशियली। 125 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 140 तक का भी मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 105 का स्टॉप लॉस रखें, 120 आपका पहला टारगेट रहेगा, 140 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस को आप धीरे धीरे ट्रेल करते रहें, जैसे जैसे आपको गेन आता जाए ऊपर बढ़ाते जाइए ताकि एटलीस्ट आपका मुनाफा लॉक रहे। विजय कोहली साहब जो कि मनी 9 के रेगुलर व्यूअर भी हैं, उनके पास केसी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, बीएससी कोड भी उन्होंने लिखा है 504084, 1600 रुपये के दाम पे खरीदारी है। सुगंधा मैम, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? इन्हें मुनाफा तो है अभी, लेकिन क्या मुनाफा लेकर निकल जाए या फिर बने रहें? So is it KCP? Because I've not been tracking this. KC 504084, ये इनका कोड भी है, इन्होंने जो बताया। Can we take the next query, Sumit ji? अभी I've not been able to find the stock. चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। सौरभ अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि ये नई एंट्री कब कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, क्या करना चाहिए? सुमित जी, अगर स्लाइटली रिस्क यहाँ से ले सकते हैं तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी रिलायंस में एंट्री की जा सकती है। हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन इन कंसोलिडेशन आते हुए देखी है, और अभी 1200 के लेवल पर मंथली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लें 1170 का, और यहाँ पर करंट लेवल्स पर मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, कुछ ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो रिलायंस में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 1170 का जरूर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। तो करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी देखिए इसकी क्वालिटी को लेकर तो कोई सवाल है नहीं, प्राइस को लेकर ही सवाल है, और प्राइस के लेवल आपको जो है सुगंधा मैम ने लेवल बताई दिए हैं, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना अमित सकते जी, हैं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर अभी बहुत हेवी क्वांटिटीज में बाइंग ना करें, थोड़ा सा वेट करें। 1320 के ऊपर अगर रिलायंस का स्टॉक सस्टेन करता है तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा सा कॉशियस होके कम ही बाइंग करना बेटर रहेगा, थोड़ा सा भी कैश में रहे, थोड़ी बाइंग यहाँ पर, एंड बाकी बाइंग आप 1320 के ऊपर कर सकते हैं। हाई साइड में 1450 1580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगले 6 महीने का नजरिया रहेगा। ओके, तो आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें, आउटराइटली खरीदारी ना करें, ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा एक सवाल जो आया है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर, अजीत बैद साहब का सवाल है। ये गॉडफ्रे फिलिप्स इन्होंने 7400 रुपये के दाम पे खरीदारी की है, एक साल का नज़रिया है। वो बीच में न्यूज़ फ्लोज भी उठे थे इस कंपनी में मैनेजमेंट के डिस्प्यूट्स को लेके आपस में, और कोर्ट केसेस भी पहुंचे थे, सारी चीज़ें। उसके बाद शायद उसी लेवल के आसपास उन्होंने खरीदारी की है। आप क्या राय रखते हो सुगंधा मैम, क्या करना चाहिए? इसमें भी सुमित जी मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर ही रहेगा, अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें। किस लेवल पर बाइंग है इनकी दोबारा से सुमित जी 7400 रुपये के बताएंगे? दाम पे मैम, 7400। सी ऑलरेडी काफी ज्यादा इसमें लॉसेस चल रहे हैं, तो आप इसको होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5050 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा डीप रहेगा आपकी पोजीशन के हिसाब से, बट यही एक इसमें करेक्ट सपोर्ट लेवल बनता है। तो 5050 के साथ इसको होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की एडवाइस अभी नहीं रहेगी, आप अपनी करंट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपके लेवल्स आने में थोड़ा सा जरूर टाइम लगेगा, तो थोड़ी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, एंड यही स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। तो 5050 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा डीप ज़रूर है, लेकिन इस कंपनी के कारोबार पे, इसके अंदर जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है उनके ऊपर आप अदरवाइज भी नज़र रखिए कि जैसे जैसे वो डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा, सो उस पार्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र जी का एक सवाल आया है, उनके पास IDFC फर्स्ट बैंक के 500 शेयर हैं 76 रुपये के दाम पर। ये भी एक और ऐसा नाम है सुगंधा मैम जो पिछले कई समय से चला भी नहीं है और बहुत सारे निवेशकों को पसंद भी है, सो यहाँ क्या किया जाए? सुमित जी, एज अ डिस्क्लोजर, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, और मेरा इस पे काफी भरोसा भी है। मुझे लगता है जब तक 59 से 60 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर रहेगा, बट अगर 69 के ऊपर इसमें एक हम मोमेंटम आते हुए देखते हैं तो अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। सो मेरी एडवाइस रहेगी 59 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। आपके लेवल्स आपको अगले 3 से 4 महीने में मुझे एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपको फर्दर गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर जो मेंशन्ड लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेक हो जाते हैं,
तो इसमें मुझे लगता है 95 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। अगले 4 सालों के लिए मुझे लगता है ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। सिमिलर एडवाइस मैंने मंडे के सेशन में भी दी थी, सो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहें, बट 59 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो आपको राय दी गई है 59 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ये बंद हो जिस लेवल के आसपास तब तक का एक स्टॉप लॉस रखिए और बाकी इसमें बने रह सकते हैं। एक सवाल आया है मैम, 5 साल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया है, आप बताइएगा कि ये सारे नाम ठीक हैं कि नहीं है, और एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गिरते भाव में। तो 5 जो इनका पोर्टफोलियो के शेयर हैं उसमें एक आता है टाटा पावर, जोमेटो, इंडियन होटल, लेमन ट्री और गेल। क्या करना चाहिए इन सब में? तो इनफैक्ट इसमें सिर्फ मुझे लग रहा है गेल में एक स्लो मूवमेंट रहेगी, बाकी सारे स्टॉक्स मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है जरूर बने रहना चाहिए। गेल में जरूर थोड़ी सी स्लो मूवमेंट रहेगी, बट वो भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें तो इस साल ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्लाइंस देखने को मिले हैं और हमने इस सेगमेंट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए नहीं देखे हैं। मुझे लगता है लोअर लेवल से जरूर रिकवरी देखने को मिलेगी। सो इन सारे स्टॉक्स में बने रहें, बट सिर्फ मुझे एक चीज इसमें वरीसम लगती है कि आपका होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में दो दो स्टॉक्स हैं। सो बेटर रहेगा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, किसी और सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी इंडियन होटल्स भी हैं, लेमन ट्री भी हैं, दोनों इंडिविजुअली काफी अच्छे लग रहे हैं। बट अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो दो स्टॉक्स एक सेक्टर के रखना मुझे एडवाइजेबल नहीं लगता। अगर आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कोई और स्टॉक में आप जरूर एंट्री कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग है इन सबको आप होल्ड करें। जी, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसे तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन समय समय पर और अच्छे नाम भी आएंगे, उनको भी आप ज़रूर आइडेंटिफाई करते रहिएगा विद टाइम। और 5 साल का नज़रिया तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। एक सवाल डॉक्टर संतोष जी का आया है। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास वैभव ग्लोबल के शेयर हैं, 100 शेयर 334 रुपये के दाम पर। सुगंधा मैम, ये शेयर ऑलरेडी एक तरफ एग्जॉर्बिटेंट गेन देने के बाद रेस्ट कर रहा है, आप क्या राय रखते हो उसमें? सुमित जी, मुझे आज इंट्राडे में भी इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आज अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो काफी सिग्निफिकेंट सर्ज है वॉल्यूम्स में, एंड इट्स ट्राइंग टू ब्रेक अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, और लोअर लेवल से हमने काफी रिकवरी देखी। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद दोबारा लोअर लेवल से बाइंग दिख रही है। सो मुझे लग रहा है ये बाइंग इंटरेस्ट इसमें कॉन्टिन्यूड रहेगा। इसके स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो 338 पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो जाता है तो 380-85 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 385 पे मुझे लगता है इस स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। सो 385 तक के लिए इसमें बने रह सकते हैं। जी, तो आप यहाँ पे लेवल्स आपको बताए गए हैं, उनके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पे बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल एनएचपीसी पे आया है गौरव जी का। इनके पास एनएचपीसी के 79 के दाम पर खरीदारी है और 200 शेयर हैं। ये 2 महीने का नज़रिया रखते हैं। ये भी हम भूल नहीं सकते कि एनएचपीसी एक बहुत बढ़िया गेन दे चुका है पीएसयू के मूव में, उसके बाद इन्होंने एंटर किया है और नज़रिया भी 2 महीने का है। आप क्या राय रखते हो मैम? सुमित जी, दोबारा से मुझे आप इनका बाइंग प्राइस बताएंगे? 78 के दाम पे मैम खरीदारी कर रखी है एनएचपीसी के शेयर में। सो सुमित जी, ऑलरेडी इनको कुछ गेन्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है होल्ड करें। 80 का स्टॉप लॉस रखें। आज मीडिया में मैंने एनएचपीसी में सेल दी थी, बट उसके टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। सो अभी यहाँ पर आप 80 जब तक होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। हाई साइड पे आपको 92 से 95 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें 3 से 4 महीने का होराइजन रखें और 80 का प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आप इसको थोड़ा सा प्रिसीशन से मैं बात करूं तो 79.70 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इस स्टॉक के साथ होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ओके, तो फिलहाल तो बने रहने की राय आपको स्टॉक में दी गई है। इसके अलावा एक विजय कुमार जी का सवाल है, प्रशंसक भी हैं वो मनी 9 के। उनके पास 100 शेयर हैं एनएमडीसी के, 251 रुपये के दाम पर खरीदारी है। तो विजय जी, पहली चीज़ तो ये कंपनी वैसे ही अच्छी डिविडेंड पे ऑफ्स करती है, सो अगर आप फंस भी गए हैं फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो डिविडेंड से ही आप बच जाओगे। लेकिन बाकी मैम, आप क्या राय रखते हो एनएमडीसी को लेके? सुमित जी, मुझे लग रहा है पीएसयू स्टॉक्स में हमने पिछले साल काफी गेन्स देखे, इस साल भी ये कंटिन्यूड रहा है। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर एनएमडीसी में एक काफी ज्यादा हमने सपोर्ट एंड बेस बिल्डिंग आते हुए देखी है 210 के लेवल्स पर। सो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में जरूर बने रहें। थोड़ा सा जरूर डिक्लाइन रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है एड ऑन भी किया जा सकता है। एक एवरेज की अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज हो रही है। नियर टर्म में 210 के लेवल पर ही एक सपोर्ट है, और थोड़ा सा अगर हम डीप देखते हैं तो 202 के लेवल पर नेक्स्ट सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो 202 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी इस पोजीशन में बने रहें। एंड मुझे लग रहा है नियर टर्म में आपको 235 तक के लेवल्स फर्स्ट देखने को मिलेंगे,
एंड 250 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर गेन्स भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 5 से 6 महीने का नजरिया रखना पड़ेगा। 202 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें अपनी पोजीशन। तो 202 का एक स्टॉप रखिए और पोजीशन में बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर आपको राय सुगंधा मैम दे रही हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए अब हमारे सुमित जी, यहाँ पर ऐड करने की भी एडवाइस रहेगी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। चलिए तो बहुत बढ़िया। अब अगर आप एवरेज भी करना चाह रहे हैं तो भी सुगंधा मैम आपको यहाँ पर ही इन लेवल्स के आसपास ही आप एवरेज भी कर सकते हैं। अब राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास HFCL के 1500 शेयर है 130 के रेट पर। ओके, और ये खरीदारी कब की है आपकी? सर ये मेरी अभी लेटेस्ट की है, अभी 10 दिन पहले की। और कितना समय अब आप दे सकते हो इसको? सर 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना। आपने अपने हिसाब से कोई टारगेट आइडेंटिफाई किया है क्या कि कितना % गेन आप लेके निकलना चाहोगे? सर 145 46 तक का। ओके, मतलब 10 से 12% अगर मिल जाए तो आप निकल सकते हो, राइट? यस सर। चलिए सुगंधा मैम, HFCL 1500 शेयर हैं, करीब करीब 130 रुपए के भाव पे नई खरीदारी है। 140 145 के लक्ष्य ये साध के बैठे हैं और करीब करीब 1.5 से 2 महीने का इनका नजरिया है। क्या करना चाहिए ना? सुमित जी, अभी थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है मुझे स्टॉक में। ये 106 के लेवल तक स्लिप कर सकता है। इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, और हमने हायर लेवल से काफी कांस्टेंट इसमें डिक्लाइन आते हुए देखा है। बहुत पॉजिटिव अभी नियर टर्म में नहीं लग रहा, बट यस अगर आपका थोड़ा सा लंबा होराइजन है, आई थिंक आपको थोड़ा होराइजन अपना बड़ा करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में मुझे आपके 145 तक के टारगेट्स नजर नहीं आ रहे हैं। आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम। सो आप 106 इसमें अगर आता है तो वहां पर आप थोड़ा सा एवरेज और कर सकते हैं, तो आप जल्दी भी निकल सकेंगे इस पोजीशन में विद प्रॉफिट्स एज वेल। सो 106 तक की डिक्लाइन इसमें नजर आती है, तो आप 100 के स्टॉप लॉस के साथ 106 पे एवरेज करें एंड हायर साइड पे 135 137 के लेवल्स पर एक बार एग्जिट लें। 145 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें फर्दर मूव देखने को मिल सकती है। बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, बट यस लोअर लेवल्स पर अगर आप एवरेज करेंगे तो आपके रिटर्न्स थोड़े इनहांस हो सकते हैं। तो आप थोड़े निचले स्तरों पे वेट ऐड करेंगे तो आपके रिटर्न्स थोड़े से बेटर साइड पे आ सकते हैं। मैम अभी वो IDFC फर्स्ट बैंक पे बातचीत हो ही रही थी, तो एक नज़ीर अली साहब का भी एक उसमें सवाल आया है कि 71 रुपये के दाम पर उनकी भी खरीदारी है एवरेज, और वो 150 रुपये का टारगेट लेके बैठे हैं। सो आप उनको भी वही राय दोगे कि 69 के यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रखें? यस सुमित जी, मुझे लगता है उस स्टॉक में होल्ड करना ही बेटर रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट यस वंस देयर इज मोमेंटम इन दिस स्टॉक, अगर ये 78 के ऊपर निकलता है तो 90 तक के फर्स्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे एंड देन 150 भी अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिल सकता है। एंड मैं करेक्ट करना चाहूंगी, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 59 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जी, तो 59 सॉरी, इसका स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हो। अभी 64 है, समय दे सकते हो, और सुगंधा मैम मान रही है कि यहाँ से एक अच्छे अपसाइड स्टॉक के अंदर खुल सकते हैं। वैसे भी एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट यहाँ होकर चुका है, सो जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा वैसे सिचुएशन और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक रजनीश शर्मा साहब का सवाल भी आया है, इनके पास एशियन पेंट्स के शेयर हैं 33, और मुझे उम्मीद भी थी कि एशियन पेंट्स पे सवाल आएंगे ही, क्योंकि आज नए निचले स्तरों पर पहुंचा है, एक बढ़िया डैमेज भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। 7% इनके पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है और करीब 17% के आसपास का घाटा ये एशियन पेंट्स में सो फार खा रहे हैं। फंडामेंटली तो इस कंपनी में सवाल नहीं है, लेकिन हाँ नियर टर्म ट्रबल ज़रूर है। आप क्या राय रखते हो मैम? सुमित जी, हमने मंडे के शो में भी इसके बारे में बात की थी। मुझे लग रहा है अभी नियर टर्म में स्टॉक में थोड़ी वीकनेस है, बट यस 2000 से 2100 के लेवल पर क्लोजिंग बेसिस पे इस स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ऑलरेडी काफी ज्यादा बीटन डाउन है, हमने ऑलरेडी हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर जिस तरीके से हो रहा है इनका, और इसकी वजह से इनके मार्जिन भी काफी हद तक स्क्वीज हो रहे हैं। सो हमने काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखा है, बट यस लोअर लेवल्स पर मुझे लगता है दोबारा से वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। 2000 के लेवल पर थोड़ा सा नजर रखें, और 2100 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर फर्दर ऐड किया जा सकता है। सुमित जी, आप दोबारा रिपीट करेंगे इनकी किस लेवल पर पाएंगे? इनकी खरीदारी मैम 2700 के आसपास है। सो मुझे 2750 2800 तक का इसमें मूव दोबारा से लग रहा है, ये रिट्रेस करेगा और वहां पर मैं एग्जिट की ही एडवाइस दूंगी। बट यस अगर आप अपनी रिटर्न्स को थोड़ा सा एनहांस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 2000 के लेवल का आप स्टॉप लॉस रखें और 2100 के आसपास थोड़ा सा और एवरेज करें एंड 2750 2800 के आसपास इस स्टॉक में से एग्जिट लेना बेटर रहेगा। ये आपका नजरिया रहेगा अगले 4 से 5 महीने का।
मिंटू जी ने लिस्टिंग के बाद विशाल मेगा मार्ट के शेयर ले लिए हैं 110 रुपए के दाम पर, और अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए, क्या ये बने रहें, निकल जाएं, जबकि एक बढ़िया प्रीमियम के साथ ये स्टॉक ऑलरेडी लिस्ट हुआ है। अब क्या करना चाहिए मैम इन्हें? सो इसमें भी बहुत ज्यादा प्राइस हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, बट कंसिडरिंग फंडामेंटल्स ऑफ विशाल मेगा मार्ट और जिस तरीके से अभी हमने थोड़ा सा रिकवरी आते हुए देख रहे हैं अर्बन डिमांड में, मुझे लग रहा है इसमें बने रह सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस, सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक ओवरऑल इन मार्केट्स, सो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में भी आपको थोड़े गेन्स देखने को मिल सकते हैं। 125 से 130 तक के लेवल्स जल्दी ही मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। बने रहे इस स्टॉक में, 94 का स्टॉप लॉस रखें एंड 125 से 130 के लेवल्स पर एक बार बुक करके एग्जिट करें। अनिल भाई भी यही पूछ रहे हैं मैम, क्योंकि उनके पास 6 लॉट हैं जो उनको अलॉट हुए हैं विशाल मेगा मार्ट के। तो आप क्या राय दोगे, क्योंकि आईपीओ के एक्चुअल अलॉटमेंट हैं, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेना चाहिए क्या इसमें? सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा गेन्स यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड अभी मुझे नहीं लग रही है, बट 125 से 130 तक का मूव देखने को मिल सकता है। सो उस पर्सपेक्टिव से आप होल्ड करें, 3 महीने तक का नजरिया रहेगा, तब तक आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट यस, अगर आप थोड़ा सा अपना कैपिटल फ्री करके दूसरे स्टॉक्स में डालना चाहते हैं तो 115 का एक इमीडिएट अगर हम देखें तो लेवल नजर आ रहा है। 115 के आसपास आप थोड़े से अपने स्टॉक्स को बेच के दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। तो 115 का आप स्टॉप ले लीजिए, थोड़ा सा कैपिटल निकाल लीजिए किसी और, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी खुली हुई हैं, सो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कैपिटल निकालना चाहें तो भी। सुगंधा मैम तो हमारे साथ बनी रहेंगी, साथ ही साथ एक और जानकार भी हमने आज अपने साथ जोड़े हैं, वो हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी नमस्कार, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए, और कैसा लग रहा है बाजार? गुड आफ्टरनून सुमित जी, मुझे याद है कि जी बिजनेस के शो पे आपके साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद आप सीएनबीसी में गए थे और उसके बाद फिर दोबारा, तो इट्स वेरी गुड टू सी यू, आई वुड बी सेइंग दैट वे। रही बात मार्केट की, तो मार्केट में देखिए 16 तारीख के आसपास से जो गिरावट चालू हुई है वो अभी भी थमी नहीं है, अभी भी बरकरार है। 16 तारीख का हाई अगर हम लेके चलते हैं तो वो था 24,781 का हाई था। उसके बाद में अगर हम निचले स्तर का सपोर्ट देखें तो साइकोलॉजिकल लोग जो लेके चले थे 24,400, 24,500, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट की बात आ रही थी, वो आ रही थी 24,050 से 24,150। कल के सत्र में हमने देखा कि 24,139 के आसपास का लो मार्केट निफ्टी एक 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, और आज के सत्र में हमने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग है और जिसने कि 24,000 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया, अब उसके नीचे ड्रिफ्ट हो रहा है। इमीडिएटली मैं अगर सपोर्ट की अगर बात करता हूं तो निफ्टी के लिहाज से 23,750 से लेके 23,800 का एक सपोर्ट है, वो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस वो ब्रेक होता है तो फिर दोबारा निफ्टी 23,400 या 23,200 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। रही बात ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है, तो जो सपोर्ट तोड़े थे वही अब रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेंगे। तो 24,050, 24,150 का दायरा रेजिस्टेंस का रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर 24,400 से 24,500 दूसरा दायरा एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 23,850, 23,900 का दायरा था, 53,850, 53,900 का जो दायरा था वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट किया। उसके बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी 53,100 से 200 के आसपास में सपोर्ट लिया, वो ब्रेक हुआ। 52,500 का एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया, और अब इस समय साइकोलॉजिकल मार्क जो 52,000 का उसको ब्रेक करके 51,500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो 50,800 का सपोर्ट आ रहा है। रेजिस्टेंस इमीडिएटली आपको जो देखने को मिलेगा वो 51,850 से लेके 51,900 का है। अगर वो ब्रेक करता है तो 52,500 का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। सो ओवरऑल इंडाइसी वाइज अगर हम देखें दोनों इंडाइसी में तो नेगेटिविटी ही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहे हैं। जैसे लीकर स्टॉक्स में कुछ बाइंग है, कुछ होटल स्टॉक्स में बाइंग है, क्योंकि नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उस लिहाज से कुछ आईटी स्टॉक्स में बाइंग है। तो चुनिंदा स्टॉक्स सेक्टर्स में बाइंग है। तो मैं ये कहूँगा सेक्टर्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप लेके चलेंगे तो पैसे लॉन्ग साइड में बन सकते। ये ब्रिजेश जी चश्मा चेंज किया है क्या आपने? बहुत फ्रेम बदला हुआ सा दिख रहा है आज आपका, वो तेजी का अलग चश्मा है क्या?
नहीं नहीं, चश्मा तो वही है, नजरिया चेंज करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा तेजी का अलग चश्मा है, मंदी का अलग चश्मा है, ऐसा कुछ रखा हुआ है आपने। चलिए, अच्छा, कुछ सवालों पे ब्रजेश जी की भी राय ले लेते हैं जरा। जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसमें ब्रजेश जी, पहला सवाल है CMS इन्फो आपके लिए, ये एंट्री करना चाहते हैं, मिश्रा साहब का सवाल है, क्या करें? CMS इन्फो के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपका रुझान शॉर्ट टर्म का है तो अवॉइड करें। बाइंग ही करनी है इनको तो 500 के नीचे एक बार बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो लगभग 480 का रहेगा, और उछाल की अगर बात करता हूँ तो 550 560 का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर फिर भी बाइंग करनी है तो उस लिहाज से ओनली बिलो 500। थोड़ा सुगंधा मैम को रेस्ट दूंगा, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे रही हैं। तो ब्रजेश जी, अगला सवाल भी आप ही से। IRCTC 919 के दाम पे खरीदारी है, गिरगलिया साहब ने खरीदारी कर रखी है, 50 शेयर है उनके पास, 2 साल का नजरिया है, क्या करें? सबसे लैगर्ड स्टॉक है रेलवे में। अगर हम लैगिंग की अगर हम बात करते हैं तो IRCTC आउट परफॉर्म किया ही नहीं। RVNL ने कर लिया रेलवे स्टॉक्स में, वैगनार्स जो बनाते हैं जुपिटर वैगनार उसने कर लिया, IRSC ने कर लिया, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक हो रेलवे में सबने आउट परफॉर्म किया एक्सेप्ट दिस स्टॉक, क्योंकि 900 रुपये के ऊपर की खरीद है। इस समय 804 का भाव है और 2 साल का टाइम फ्रेम है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है। फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो फिर मैं यही कहूँगा, रिसेंट स्विंग लो 777 वो एक सपोर्ट बन रहा है। दूसरा सपोर्ट जो बन रहा है वो लगभग आपका 690 के आसपास में आ रहा है। और ऊपर में जो ट्रिगर चाहिए इसको स्टॉक को ऊपर जाने के लिए तो वो चाहिए जो 860 के लेवल से अगर ये ऊपर ट्रेड करता है तो आप मान के चलिए कि जो मोमेंटम है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ, और जो इनकी खरीदी है वो पहला एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो आप 1150 का भाव देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसलिए आप जो सपोर्ट बताएं उस पर जरूर ध्यान लेके चलें। 770 है, दूसरा 690। ओके, सुगंधा मैम, हुंडई पे सम्राट दास साहब के पास पोजीशन है, 2 लॉट उन्हें IPO के अलॉट हुए हैं, और ये अंडर परफॉर्मर तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन ये कहाँ तक अंडर परफॉर्म करेगा ये इनका सवाल है। अगर एवरेज करना है तो कहाँ करना चाहिए ना? सी सुमित जी, ऑटो स्टॉक्स में देखें तो हमने पिछले कुछ सेशंस में काफी ज्यादा डिक्लाइन आते हुए देखा है। इनफैक्ट सारे ही ऑटो स्टॉक्स काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। बट यहाँ पर अगर आप एवरेज करना ही चाहते हैं इसी स्टॉक में तो बेटर रहेगा थोड़ा सा वेट करें। 1830 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तभी मैं एवरेज की एडवाइस दूंगी। करंट लेवल्स पर मैं एडवाइस नहीं दूंगी। इवन तो मुझे बाकी ऑटो स्टॉक्स में जरूर एक रिकवरी का माहौल नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। सो बेटर रहेगा 1830 के ऊपर अगर ये मोमेंटम देखने को मिलता है तो सर्टेनली आप इसमें एवरेज कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, बिनीता जी का एक सवाल आया है, रेगुलर व्यूअर भी हैं। भारत डायनेमिक्स के उनके पास शेयर हैं 10 साढ़े 1300 रुपये के दाम पे, कहाँ एवरेज करना चाहिए? ब्रजेश जी आप बताएंगे। 1350 रुपये के दाम पे, 1300 के दाम जी। या इस समय सुमित जी देखिए 1230 के आसपास का भाव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द ट्रेंड, जो इसका हाई था लगभग 1793 था, वहां से इसमें एक बिकवाली आई और उसके बाद में 890 का लो मार के अब दोबारा उछाल लिया है। मैं दोनों ही सत्र में बताने की कोशिश करूंगा, चाहे तो इस लेवल पे आप एवरेज कर सकते हैं या 1180 के आसपास में एवरेज कर सकते हैं। सपोर्ट वाइज एज अ स्टॉप लॉस मैं ये कहूँगा 1000 का लगा के चले। ऊपर में जो टारगेट या रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो लगभग 1600 के आ रहे हैं। इवन फ्रेश बाइंग भी अगर किसी को करनी है तो ये लेवल पे या 1180 पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1000 का लेके चले, टारगेट 1600 का रहेगा, लेकिन टाइम फ्रेम लगभग 1 साल का लेके चले BDL। चलिए, तो 1 साल का नज़रिया रखिए, एवरेज करिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बड़ी रनअप दिखा भी चुका है। अब एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है, दत्ता साहब हैं, बातचीत करने के लिए पुणे महाराष्ट्र से। दत्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर NTPC की का 390 से लिया है 114 शेयर से, तो क्या करे, होल्ड करे या क्या करे? दत्ता साहब कितना समय आप इसे दे सकते हो? वैसे तो साल भर तो दे सकते हैं। ओके, और अगर आपको जानकार बोले और खरीदारी करने की राय, तो आप और खरीदारी करने की सिचुएशन में हैं? जी सर। ओके, तो सुगंधा मैम, NTPC के शेयर हैं 114, 390 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, और खरीदारी कर सकते हैं, सिचुएशन है, और नज़रिया भी 1 साल से 1.5 साल का है। आप क्या राय रखते हो?
सुमित जी, यहाँ पर करंट लेवल्स पर देखें तो हमने काफी ऑलरेडी डिक्लाइन आते हुए देखा है, बट 335 ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द करंट लेवल्स मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है। सो आप चाहें तो यहाँ करंट लेवल्स पर भी थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं। बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल सिंस वी आर वेरी क्लोज टू द सपोर्ट एरिया, इवन दो अगर हम देखें ट्रेंड काफी ज्यादा हम इसको मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है, बट 335 इज शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया। तो इस लेवल पर नजर रखते हुए यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके लेवल्स आने में, बट आप यहाँ पर एवरेज करें और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 302 आप यहाँ पर करंट लेवल्स पर एवरेजिंग कर सकते हैं। आपको 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आपका बाइंग प्राइस जरूर आ जाएगा और थोड़े प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे, बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 302 ऑन द डाउन साइड। 302 का एक स्टॉप लेकर दत्ता साहब आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं, बट नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का आप जरूर रखिएगा। नीरज उपाध्याय जी का सवाल है, इनके पास जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर हैं 1190 रुपए के दाम पर और एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। एवरेज करना चाहिए कि नहीं, सिंह साहब आप बताइए। सुमित जी, कौन सी कंपनी का कहा आपने? जेंसॉल इंजीनियरिंग, आप ट्रैक कर पा रहे हैं? सॉरी सुमित जी, मेरे पास में इसका डेटा नहीं है। ओके, चलिए तो आपके लिए दूसरा सवाल, कोल इंडिया, श्री ओम दलाल साहब का सवाल है। 440 रुपए के दाम पर 400 शेयर हैं, क्या करना चाहिए कोल इंडिया में? ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। आप देखिए जिस हिसाब से इसमें बिकवाली हुई है और इसके जो पिछले स्विंग लोज थे वो ब्रेक हुए हैं वॉल्यूम के संग में, तो नेगेटिविटी दर्शा रहा है। इस समय बस यही कहूंगा कि इसका 880 और 890 के बीच में एक सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। 380 के नीचे, अगर 380 के नीचे अगर ये ट्रेड होकर बंद होता है तो और बिकवाली देख सकते हैं, जो कि इसको लगभग 320-325 तक लेके जा सकता है। और रही बात ऊपर में 425-430 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर बंद नहीं रहता है तब तक हर लेवल पे इसको सप्लाई मिलती रहेगी। तो ट्रेंड तो वीक है, बट 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बार एग्जिट करें। 425 के ऊपर अगर बंद देता है तभी आप मान के चले कि ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, जो कि इसके स्टॉक्स को 500 रुपए तक लेके जा सकता है। ओके, अजीत बैद साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये यूरेका फोर्ब्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं? अगर आप ट्रैक कर पा रहे सुगंधा मैम, तो यूरेका फोर्ब्स ये पहले शापूर जी पालून जी ग्रुप का था, बाद में एडवेंट इसके अंदर आ गया। आपकी राय क्या कहती है यहाँ पे? सुमित जी, यस, आज के सेशन में देखें तो हमने काफी अच्छे गेन्स आते हुए देखे और लोअर लेवल से जिस तरीके से हमने बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप सर्टेनली थोड़ा सा डिप पे आज इंट्राडे सेशन में ऑलरेडी गेन्स देखने को मिले। 580 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल नियर टर्म के स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप इसमें 542 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें फॉर हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 640 फर्स्ट। 640 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो फर्दर गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये अच्छी पिक नजर आ रही है, इनफैक्ट नियर टर्म के लिए एक अच्छा पिक रहेगा। आप यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी या 580 तक के डिप्स मिलते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ओके, एक गुंजन जी का सवाल और है, BEL के शेयर ले रखे हैं 310 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए सिंह साहब? 298 के आसपास में भाव चल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे 318-320 के आसपास में एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन कह सकते हैं आप, या एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं कि वो 320 के ऊपर सस्टेन नहीं किया और वहां से इस पर बिकवाली है। इस समय अगर डेली चार्ट देखेंगे तो 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर उसके नीचे बंद होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा और जो कि लगभग 277-275 तक जा सकता है। एग्जिट होने की सलाह रहेगी, लेकिन फिर भी अगर ये बने रहना चाहते हैं तो फिर मैं यही कहूँगा कि 295 का या 293 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। ओके, 295 का एक स्टॉप लेके आप बने रह सकते हैं, या फिर अगर आप रणनीति आपको जो ब्रिजेश जी ने बताई आप उसको फॉलो कर सकते हैं।